हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नोट्स को देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के, उसी का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आप आंसर को नहीं देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन सुनेंगे, उसके बाद आप उसको रोकेंगे और उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं कवर किया है अभी तक तो उसको पहले एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारा हमने ऑलरेडी जो है उसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड, ठीक है, इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया की जो ट्रेड की मोनोपोली थी इंडिया में, वो कौन से एक्ट से एबॉलिश हुआ? तो इट इज़ कौन सा एक्ट है? ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट था, अभी हमने देखा था। तो देखिए चाइना और टी है ना, जो टी का ट्रेड था और चाइना से ट्रेड था, उसको छोड़ के सारे ट्रेड्स जो मोनोपोली थी वो सब कुछ एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 deprived the company of its monopoly over the trade with India, but it still enjoyed the monopoly of trade with China and trade in tea, ठीक है। चाइना के साथ ट्रेड और जो है टी ट्रेड, ये जो है अभी भी जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट, ठीक है। बजट डिस्कशन का पावर कब मिला था? तो देखिए 1861 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग, जो है लॉ मेकिंग मेंबर्स को जोड़ दिया गया था यहाँ पे। और कौन थे पहले लॉ मेकिंग मेंबर, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस बजट। बजट डिस्कशन का जो हमें पावर था वो 1892 में मिल गया था, ठीक है। 1919 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हम पूछ सकते थे, ठीक है। और जो है 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे, और 1919 को क्या कहते हैं हम? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 में एक चीज़ और हुई थी, जो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो मुस्लिम्स को दिया गया था, लेकिन 1919 में उसको एक्सटेंड करके और सिख वगैरह को दे दिया गया था, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें, ये जो है डेवलपमेंट है। आंसर हमारा होगा बी, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूवमेंट्स इन द इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो कौन से दो जो है हमारे इम्प्रूवमेंट्स थे? पहला था कि ऑफिशियल, देखिए दो तरीके की मेंबर्स होते थे, एक तो ऑफिशियल मेंबर्स और एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो इन्होंने क्या किया कि 1892 में इन्होंने जो ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी थी उसको रिटेन रखा, उसको जो है स्टैटिक रखा, उसमें चेंजेस नहीं किए। नॉन ऑफिशियल, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका जो है नंबर, उनको नॉमिनेट किया, और वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको नॉमिनेट करना था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, किसके लिए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। दूसरा क्या था? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स वर टू बी, अब देखिए सेंटर में तो कर लिया, कौन किया करेगा? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, ठीक है। लेकिन जब प्रोविंसेस में जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करना होगा तो इसमें कौन करेगा? इसमें करेंगे हमारी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनसिपैलिटीज। तो ये कुछ बॉडीज हैं जो हमारे प्रोविंशियल जो है काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करेंगे। ये हमारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या थी? द काउंसिल्स वर गिवन द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। बजट डिस्कस करना और क्वेश्चन एड्रेस करना एग्जीक्यूटिव को, ये हमें 1892 में दिया गया था, ठीक है। ये पावर हमें कब मिलती है? 1892 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो देखिए दो था, एक तो सुप्रीम कोर्ट है और एक फेडरल कोर्ट की बात करें। अगर फेडरल कोर्ट होता तो आंसर होता 1935 का एक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, 1773 के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में, और इनके साथ जो है 3 लोग थे, मतलब एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, ठीक है। तो ये जो है थे, और ये कैलकाटा में स्टैब्लिश किया था। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा वाज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा एम्पे वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कभी कभी याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है। एलिजा एम्पे जो है वो चीफ जस्टिस थे और 3 जो है जजेस थे, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। फेडरल कोर्ट की बात, देखिए सीधे यहीं पे क्वेश्चन आ गया, फेडरल कोर्ट नन ऑफ, क्योंकि 1935 से हुआ था तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सही नहीं दिया है। देखिए द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये जो हमारा जो है एक्ट था, और 1 अक्टूबर 1937 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। सर मॉरिस ग्वेर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। तो एलिजा एम्पे
सुप्रीम कोर्ट में जो कैलकाटा में था फोर्ट विलियम्स में, और मॉरिस जो गुएर थे ये जो है आपका कौन थे, ये फेडरल कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कब एस्टैब्लिश हुआ था फेडरल कोर्ट? तो ये हमारा 1935 के एक्ट से हुआ था 1937 में। ठीक है, तो ये ईयर पूछ रहा है ना कि एक्ट, तो एक्ट पूछेगा तो 1935 का एक्ट होगा, लेकिन ईयर पूछ रहे हैं तो ये 1937 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, तो हमें पता है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। ठीक है, ये जो है पॉलिटिकल मैटर्स को देखने के लिए, और COD भी हुआ था। ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो जो है कॉमर्शियल मैटर को देखने के लिए। और बाद में हमने देखा था कि जब क्राउन रूल आ गया था 1858 का, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश करके एक और जो है बॉडी बना गई थी जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अभी यहाँ फिलहाल पूछा जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कब हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है 1773 वाले एक्ट में। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे, कैलकाटा में। ठीक है, फोर्ट विलियम्स में। फिर है हमारा परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, तो ये हमारा ये जो है यही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट कब हुआ था, इन जनरल काउंसिल। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये होगा B 2134। ठीक है, 3-4, तो ये जो है डायरेक्टली जब ये होगा तो ये जो है हमारा सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिला लीजिएगा कौन सा है, B है। ठीक है, 4, तो मतलब ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, तो हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, परमिशन जो है वो 1813 में मिला था, और लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल 1833 में। ठीक है, 1833 में। अब जो है देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टेब्लिश फ्रॉम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, 1813 में परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। ठीक है, ये 1813 में, और 1833 में अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर्स को अपॉइंट करना, ये 1833 में। देखिए, याद रखिएगा कि ये जो मिशनरीज हैं, जो मिशनरी वर्क हुआ था इंडिया में, बहुत सारे लोग जो है को कन्वर्ट किया गया था, तो ये 1813 से स्टार्ट हुआ था, उनको परमिशन मिल गया था कि अपनी मिशनरी वर्क इंडिया में जो है वो कैरी ऑन कर सकेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ द डायरकी रिफर्स टू। ठीक है, डायरकी का किसको कहते हैं, तो देखिए ऑप्शंस हमारे, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बाइकैमरलिज्म कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल इन द लंदन, ये सब गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सही आंसर है वो D ही है। ठीक है, क्या है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। प्रोविंसेस में 2 कैटेगरीज में, एक तो हमारा जो गवर्नर होंगे और गवर्नर के मिनिस्टर्स और काउंसलर के साथ जो डिवीजन होगा, जो सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे, उन्हीं का डिवीजन हम कहते हैं डायरकी है। देखिए, डायरकी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाईआर्क। डाईआर्क मींस क्या होता है, डबल गवर्नमेंट। ठीक है, डबल रूल। ठीक है, डबल रूल, 2 लोगों का रूल चलता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेशन सब्जेक्ट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैटेगरीज। ठीक है, 2 कैटेगरीज में, सेंट्रल और प्रोविंशियल कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। The provincial subjects were further divided into reserved and the transferred subjects. ठीक है, तो अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरीज। ठीक है, देखिए कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, रिजर्व सब्जेक्ट्स सच एज पुलिस, जेल, जस्टिस, ठीक है, फाइनेंस, इरिगेशन वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, जस्टिस हो गया, फाइनेंस हो गया, इरिगेशन है, दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ठीक है, गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये काम करेगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगी। ठीक है, गवर्नर की काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बिना रिस्पॉन्सिबल हुए, यानी कि अथॉरिटी पूरी उनकी है, गवर्नर की और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एक तो ये हो गया। दूसरा, सब्जेक्ट ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, जो कम इंपॉर्टेंस के, जैसे एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन लेसर इंपॉर्टेंस में था, एंड एग्रीकल्चर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो सारे जो हैं वो कैसे एडमिनिस्टर होंगे, गवर्नर विद द एड ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि अब लेजिस्लेचर का यहाँ पे रोल होगा, गवर्नर विद द एड ऑफ द मिनिस्टर। अब ये ध्यान से सुनिएगा,
मैंने कहा डायरकी, ठीक है, डायरकी में दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और फिर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल लिख दे रही हूँ, ई लगा दीजिए, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा जो है गवर्नर प्लस मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नर प्लस मिनिस्टर। तो ये जो है, ये पार्ट में जब ये प्रोविंसेस में होगा ऐसा, ठीक है, तो ये पार्ट जब इस तरह से हम डिवाइड कर दिए, सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेसर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गवर्नर और जो मिनिस्टर्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायरकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे कौन से एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। सेंट्रल लेवल की बात करें, प्रोविंशियल लेवल में जो है नहीं बात करें, प्रोविंशियल में आंसर हमारा अलग हो जाएगा। सेंट्रल अभी हमने जस्ट पढ़ा था, सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब देखिए हम सेलिएंट फीचर पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, देख लीजिएगा। देखिए डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। अब प्रोविंसेस में कब हुई थी, 1919 में, 1919 में प्रोविंसेस में हो गई थी, लेकिन 1935 में सेंट्रल लेवल पे जो है डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई, डायरकी, ठीक है। डायरकी आप समझ चुके होंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। अब एक तो पहला हो गया कि सेंटर में 1935 का हम देख रहे हैं, ठीक है, फीचर्स। पहला है सेंटर में डायरकी, ठीक है, और जो है 1919 में स्टेट में डायरकी था, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग क्या क्या, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में जो स्टेट्स थे, जो एरियाज थे, और प्रिंसली स्टेट्स, इन दोनों को मिला के एक जो है इंडियन फेडरेशन का सेटअप होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बोलेंगे उसको। थर्ड चीज क्या थी, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ऐसा नहीं था कि इनको कोई मतलब ऐसा पावर दे दिया जा रहा है कि ये सोवरेन हो गया। सुप्रीमेसी जो होगी ना किसकी, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट की, मतलब हमारे, मतलब अगर मैं अपने आप को, आप लोग अपने आप को ब्रिटिशर्स समझें तो, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, उनका जो कंट्रोल था वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताता था कि उनका कंट्रोल बरकरार रहेगा, ठीक है ना, वो सस्टेन रहेगा अभी भी। नेक्स्ट हमारा है, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937, ठीक है, तो बर्मा जो है वो इंडिया से सेपरेट हो गया 1937 में ही, ठीक है, इसी के एक्ट के थ्रू। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 abolishes the council of secretary of state for India which was created in 1958। मैंने कहा था कि पिट्स इंडिया एक्ट आई अब 1884 में, ठीक है, 1784 में। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कमर्शियल अफेयर्स के लिए। लेकिन 1858 में आते आते एक दूसरा ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो ज़्यादा पावरफुल था, और दोनों को मिला के जो पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई थी। फिर से हम 1935 में आते हैं, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो होता है पावर, ठीक है, वो जो है क्या कर दिया जाता है, वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस होता है वही डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अबॉलिश द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1858। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अक्टूबर 1937, ठीक है, फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। फेडरल कोर्ट जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि एक तो हमारा कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन अब उसके बाद जो है फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अक्टूबर 1937। सर मॉरिस गेयर वाज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, तो मॉरिस गेयर जो है इसके पहले चीफ जस्टिस थे। एंड अब कहाँ है, सेंट्रल फेडरल बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं, सेंट्रल फेडरल बैंक वाज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट विच वाज लेटर नोन एज द आरबीआई, ठीक है। तो पहले नाम था सेंट्रल फेडरल बैंक, ठीक है, बाद में इसको आरबीआई कहने लगे। तो ये पूरा क्वेश्चन था 1935 का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल में डायरकी कौन लेके आया था। तो अभी हमने जस्ट देखा 1935, और प्रोविंशियल में कौन लाया था, 1919, ठीक है। तो हमारा अभी आंसर क्या होना चाहिए, 1935, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड था। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। देखिए 1919 जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था हमारा, मिंटो वाज द वायसराय एंड द मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है।
तो ये जो है मिंटो को इसलिए कहते हैं हम फादर ऑफ कम्युनल, जो हमारा जो कम्युनल सिस्टम था उसके फादर किसी को कहा, मिंटो को कहा गया, क्योंकि 1909 में पहली बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आ गया, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये उन्होंने दस सोड द सीड ऑफ द सेपरेशन दैट इवेंचुअली लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। पार्टीशन जो हमारे कंट्री का पार्टीशन का जो जड़ था वो यहीं पे था 1909 में, ठीक है। उनके लिए जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, कि मतलब अब ये फीलिंग, एक भावना डाल दी गई कि आप अलग हैं, हिंदू अलग हैं और ये मुस्लिम अलग हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है ये जड़ जमती गई और फिर बाद में अंततः क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, हमारा बंटवारा हो गया, ठीक है, दोनों कंट्रीज का। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 1919 के प्रिंसिपल फीचर्स क्या है, तो प्रिंसिपल फीचर्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, तो ये पहले ही हो गया था, ठीक है, ये तो पहले ही था। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर to the provinces, devolution of legislative authority by the center to the provinces, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा इतना ही है, ठीक है। तो हमारा 1 and 3 सही हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। एक्ट जो है क्या, एम्बॉडीड द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू एंड वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। तो चेम्सफोर्ड जो है ही वाज वाइसराय एंड एडविन मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट द टाइम। उन्होंने क्या किया था, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे वो, ठीक है ना, और उसी रिफॉर्म को यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस नोन एज द डायरकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डायरकी स्टेब्लिश हो गया था, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया था, कहाँ पे, प्रोविंसेस में, ठीक है, प्रोविंसेस में। द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो डिवाइडेड टू 2 कैटेगरीज, कौन सा, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, अभी हमने डिस्कस किया। दस रिगार्डिंग द रिजर्व मैटर्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स वो गिवन टू प्रोविंसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रिजर्व पावर जो है, रिजर्व पावर के रिगार्डिंग जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो जो है दी गई थी प्रोविंसेस को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। As far as the question of the separate electorate system for Muslim is concerned, the provision had already been made, ठीक है, कौन से 1909 से, जो है क्या कहते हैं आपको, माउंटफोर्ड से, ठीक है, सॉरी मॉडले मिंटो से, माउंटफोर्ड ये है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंटिन्यूड दिस प्रोविजन एंड ऑल्सो एक्सटेंडेड इट फॉर द 6 यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। तो सिख के लिए, यूरोपियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, हालांकि स्टार्ट तो वहीं पर किया गया था ना, याद होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल ऑटोक्रेसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। कौन सा प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी लेके आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो देखिए ये हमारा है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी was introduced by the government of India Act 1935. This act vested the executive authority of provinces in the governor, ठीक है, जो executive authority थी provincial level की वो गवर्नर के हाथ में थी, and the center जो थी उसकी गवर्नर जनरल, ठीक है, on the behalf of crown, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल कब बना था, ठीक है, पहली बार। तो इट वाज इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल इन 1919, द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, 1919 के एक्ट में ये बाई कैमरल बना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नहीं इसको देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल, ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। It was to consist of upper house named the Council of State and lower house को क्या बोलते हैं, just a second, Legislative Assembly, ठीक है, lower house Legislative Assembly, upper house Council of State बोलते थे, ठीक है। Council of State was composed of 60 members, of whom 34 were elected and Legislative Assembly was to compose of 140 members, जिसमें से 100 को इलेक्ट होना था, ठीक है, 100 को इलेक्ट होना था। तो काफ़ी बड़ा इसमें 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, सेंटर पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस करता है, सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये आपका है 1919 का एक्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस इज। अब देखिए ये जो हमारा जो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो पावर है वो कब मिला था, वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में मिला था, जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड था, वन टाइम में 6 मंथ्स के लिए वैलिड था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एज सेंटर, तो ये हमारा है सी, यानी कि 1919। तो देखिए जो हमारा ब्रिटिश इंडिया जो था, गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू promulgate ordinances without the permission of the legislative council under the Indian Act 1861, ठीक है। तो यहाँ पे 1861 में ही स्टार्ट हो गया था, विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल का परमिशन नहीं लेना पड़ता था, ठीक है, गवर्नर जनरल को। हाउएवर द प्रेसिडेंट्स पावर टू promulgate ordinances, जो आर्टिकल हमारा जो प्रेसिडेंट का पावर है अभी वो 123 में यानी कि 123 में इज इंस्पायर्ड बाय द सेक्शन 42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और क्वेश्चन वही पूछा भी गया है, क्वेश्चन का है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ, ठीक है। तो ये कहा गया जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको जो है ऑर्डिनेंस देने का जो पावर है वो कहाँ से लिया गया था। हालांकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस 1861 में ही कर दिया गया है, 1861 में ही आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो है जो हमने लिया है वो सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट का प्रोमोगुलेशन जो प्रोमोगुलेट करने का जो ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेट करने का पावर है वो किस में है, आर्टिकल 123 में, 123। Next question, which act of for the first time made it possible for Indians to make some share of administration of their country, ठीक है। कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्री में इंडियंस पॉसिबल हुए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं कंट्री के। तो ये जो है 1833 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एक्ट which act for the first time made it possible for the Indians to take some share in administration of the country, ये section 87 था। section 87 was one of the most important section of the Charter Act 1833 and it stated that no person of India or the crown should be debarred from any place, ठीक है। क्या स्टेट करता है, नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन would be debarred from any place, post, service, ठीक है, subjects to the company on the ground of religion, place of birth, descent, कलर और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर डिसेंट भी जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, ऐसे डिसेंट नॉर्मली उसमें नहीं होता है जब हम इसकी बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट 1833 लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इंडियंस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंश्योर किया जाए। देखिए सिविल सर्विसेज दो तरीके की, तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज थी। उसमें क्या होता था कोऑर्डिनेटेड में कि उसमें एग्जाम नहीं देना होता था, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी थी वहाँ से जो है जो लोग पास आउट हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, जैसे एग्ज़ाम देते हैं ना जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वैसे एग्ज़ाम दे के जो एग्ज़ाम शायद हेलीबरी ऐसे कुछ उसका नाम था, मुझे याद नहीं है, तो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो सिविल सर्वेंट ऑटोमेटिकली बन जाते थे। लेकिन इंडियंस जो है के लिए ये जो है अलाउड नहीं था। इंडियंस जो है वहाँ पे एग्ज़ाम देने प्लेस, एक तो पहली बात तो एज बहुत कम थी, है ना। इन्होंने जब स्टार्ट भी किया था, जब अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया है, जब स्टार्ट करेंगे तो इतना कम एज रखेंगे कि उस एज में यहाँ पे लोग ग्रेजुएट हो पाते थे मुश्किल से, ठीक है ना। तो मतलब ग्रेजुएट मतलब एलिजिबिलिटी उतनी हो पाती थी जितना एग्जाम वो दे सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यानी कि जो कंपनी रूल था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो इस तरीके से जो है बैरियर बना के रखते थे कि जो इंडियन है उसको वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट ही ना कर पाए कोऑपरेटिव सिविल सर्विसेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस, कोई भी इंडियन पर्सन, कोई भी जो है क्राउन डिबार्ड नहीं हो सकता है, एनी प्लेस, पोस्ट, सर्विसेज, सब्जेक्ट्स टू द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर, ठीक है, और एनी ऑफ देम। सब्सिक्वेंटली सेक्शन 87, कौन सा सेक्शन 87 ऑफ द 87 भी याद रख लीजिएगा, पता चले कि कभी पूछ लिया। सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट 1833, ठीक है, जो 1833 का एक्ट था, लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, ये किस में जो है कहाँ पे ले किया गया, तो ये है 1935,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर ऑफ स्टेट, ये जो है 1935 में। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंसेस में जो है जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसको डिवाइड कर देते हैं एंड रिप्लेस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस with diarchy at the center. And the act also envisaged establishment of the foundation in India made up of both British India and some of the princely states, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फेडरल सिस्टम एंड द डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, फेडरल सिस्टम, एक तो फेडरल सिस्टम और दूसरा डायरकी एट द सेंटर, तो ये आप लोग को पता है कौन सा है, ये हमारा 1935 का है, ठीक है। देखिए प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन बाय विच वाज इंक्लूडेड इन, ठीक है, किसके लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, और उसमें कौन कौन था, इन जो ब्रिटिश जो है टेरिटरी और इन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, तो ये 1935 ही सही आंसर है, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, तो ये सेम क्वेश्चन है, फेडरल पॉलिटी जो है हमारा 1935 में, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू, ठीक है, तो जो रेजिड्यूरी पावर है वो किसको मिलेगी, तो ये जो है गवर्नर जनरल को रेजिड्यूरी पावर मिल जाती है, ठीक है। तो द रेजिड्यूरी पावर वर गिवन टू द गवर्नर जनरल इन फेडरेशन established under the government of India Act 1935. Next question is the federation established by the government of India Act 1935 residuary powers were given to, किसको मिल गया रेजिड्यूरी पावर, गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट in the constitutional history of India as adopted by in the government of India Act 1935, ठीक है, 1935। तो देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द 19, तो कौन सा नहीं है, यही हमें बताना है कौन सा जो है 1935 का नहीं, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ठीक है, दूसरा हमारा यही नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, इन्विसेजिंग स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये भी ये सब है, बाकी नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ पे provision for the written constitution for the country was not mentioned in the government of India Act 1935. The demand for the constitution was accepted in principle by the British government in what is known as the August offer, ठीक है। तो ये देखिए August offer 1940 का, ठीक है। अब फिर से देखिए, the demand for the constitution was accepted, constitution का demand accept हुआ था in the principle by the British government in what is known as the August offer 1940 में, in which the British government concurred that framing of new constitution would be primarily the responsibility of the Indian themselves. तो इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन के ही ऊपर है। इन 1942 सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, केम टू इंडिया द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्रिप्स जो प्रपोजल था वो कह रहे थे कि इंडिया जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन का नहीं था, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उनको फिर वो जो है वो क्या कर देते, वो उनको डोमिनियन स्टेटस दे देते, ऐसा वो बता रहे थे। हम लोग हिस्ट्री में कवर किए हुए हैं, हम लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है वन amongst the following was not the salient feature of government of India 1935, कौन सा नहीं है, ऑल इंडिया फेडरेशन है, ठीक है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये गवर्नर जनरल को रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, गवर्नर जनरल को, तो दूसरा ही गलत हो जाएगा हमारा। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है। इट एबॉलिश द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एज सेंटर, तो ये भी सही है, तो बी हमारा गलत हो जाएगा, वो गवर्नर जनरल के लिए था। देखिए रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर नीदर allocated to the central nor the provincial legislature, residuary powers were vested in the viceroy, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। Why is the government of India Act 1935 important, क्यों important है, इट इज़ मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, बहुत ही जो है मोस्टली जो हमारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वी हैव टेकन इट फ्रॉम द Constitution Government of India 1935, ठीक है, all the provisions, maximum provisions are taken from the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेनी प्रोविंसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी एट द सेंटर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये सारे हमने दिए हैं वहाँ से। तो 25 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, फिर 25 करके 100 समथिंग क्वेश्चन है, तो उसको हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।